डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपके पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस वापस यूपीएससी में आ सकते हैं कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में, और स्टेट पीसीएस में एज इट इज ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनको लगाने के लिए आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर इसका लिखिए और फिर डिस्कशन देखिए कि क्या आपके आंसर सही हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड है। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया? तो अगर आप देखिएगा तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो है गवर्नर जनरल को, बंगाल को आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के चार्टर एक्ट से डिक्लेयर किया गया। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है और ये एक तरह से टोटल सेंट्रलाइजेशन का फेज था जिसमें सारी जो और आपके कहा जाएगा कि गवर्नर जनरल थे आपके मद्रास के या बॉम्बे के, उनकी पावर को आपके इन्वेस्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। तो एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वो भारत में सर्वोच्च फंक्शनरी के रूप में काम करना शुरू किए। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने सर विलियम बेंटिक आपके बने 1833 में, आप देख सकते हैं। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आपके इकोनॉमिक ऑपरेशंस थे, कॉमर्शियल ऑपरेशंस थे, इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अब वो किसी भी तरह के कॉमर्शियल ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे और इसको टोटली एक तरह से आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में स्टेब्लिश कर दिया गया। तो इसका आंसर आपके चार्टर एक्ट 1833 है। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? मूल रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? देखिए, कानून की उचित प्रक्रिया में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग, और कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस करिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि जो आपके बोला जाएगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या अर्थ है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अगर आप बात करिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आर्टिकल 21 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया है और ये मेनका गांधी वाले केस में किया गया है। तो इसका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा वो नेचुरल जस्टिस होगा, प्राकृतिक न्याय होगा। नेचुरल जस्टिस क्यों होगा? क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कोई भी लॉ जो बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, ये तीन कसौटियों पे अगर सही उतरेगा तब हम उसको मानेंगे कि वो विधि सही है। जस्ट, फेयर और रीजनेबल, मतलब अगर कोई विधि न्याय संगत है, भेदभाव पूर्ण रहित है और तर्क संगत है, तभी हम उस विधि को सही मानेंगे। जबकि इसके विपरीत में या दूसरा जो मत है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। अगर संसद ने विधि को सही प्रक्रिया से बनाया है तो उस विधि को सही माना जाएगा, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में किसी विधि को सही होने के लिए तर्क संगत, न्याय संगत और भेदभाव पूर्ण रहित होना चाहिए। और नेचुरल जस्टिस में अगर आप इनके कंसेप्ट देखिएगा तो नेचुरल जस्टिस में बोला जाता है कि नो वन कैन बी जज इन इट्स ओन केस, कोई अपने मामले में ही न्यायाधीश नहीं बन सकता। तो नो वन कैन बी जज इन इट्स ओन केस। दूसरा, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड विदाउट हर्ड, सुनवाई का अधिकार जिसको बोला जाता है कि आपको सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पट्रम जिसको बोला जाता है लीगल टर्म में कि आपको सुनने का अधिकार होना चाहिए। तीसरा, आपके जज शुड गिव हिज जजमेंट विथ आपके जस्टिफाइड मींस रीजनेबल आपका जजमेंट होना चाहिए। जज शुड साइड द रीजन फॉर हिज जजमेंट, जज को निर्णय देने के लिए कारण बताना चाहिए, ये भी आपका है। और दोनों पार्टी को, बोथ पार्टीज को सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जो भी आपके वादी हैं, प्रतिवादी हैं, दोनों को सुना जाए। तो यहां पे बोला जाएगा कि चार प्रमुख बातें हैं
कि जो जज है वो आपके जो भी निर्णय दे रहा है वो निर्णय बिना किसी भेदभाव के हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के हो, बायस के बिना हो, बिना किसी प्रेजुडिस के हो। सुनवाई का अधिकार होना चाहिए किसी को, जज को निर्णय के लिए कारण बताना चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। तो इसमें जस्टिस, फेयरनेस, रीजनेबलनेस का दोनों कंसेप्ट आपका सामने आता है। इसलिए इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर जो आपका निकल के आएगा वो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। हालांकि तीसरा ऑप्शन भी इसका सबसेट है, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग। लेकिन जो सबसे सर्वोच्चतम या सबसे अच्छा अगर इसका ऑप्शन देखिएगा तो वो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही होगा। तो ये बात आप देख सकते हैं जिसमें आपका बात बोला जा रहा है, ठीक है। अगला बात आप देख सकते हैं, इन इंडिया द प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जो जेलों के दैनिक प्रशासन के लिए अपने स्वयं नियम और विनियम बनाती है। दूसरा, इन इंडिया प्रिजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government। भारत में जेल अधिनियम 1894 द्वारा शासित हैं, जिससे स्पष्ट रूप से जेलों को विषय को प्रांतीय सरकारों को नियंत्रण में रखा गया है। अब अगर देखिएगा तो पहला जो स्टेटमेंट है उसका सही एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 आपका दे रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा कि दोनों कथन सही हैं और जो दूसरा कथन है वो पहले कथन का सही आप कह सकते हैं कि स्पष्टता प्रदान कर रहा है, एक्सप्लेनेशन आपका दे रहा है। तो इसमें आप देखिएगा कि हमारे देश में जो आपके प्रिजन एक्ट है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, आपके प्रिजन्स को गवर्न करता है। 1894 का प्रिजन एक्ट प्रिजन्स को गवर्न करता है। हालांकि इसको अब मॉडिफाई किया गया है, द मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा मई 2023 में आपका बनाया गया है। लेकिन ये राज्यों को स्वतः ही आपके अपनाने का अधिकार देता है, चाहेंगे तो अपनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं अपनाएंगे, कोई इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि प्रिजन, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट के मैटर्स आपके हैं। तो प्रिजन हो गया, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, स्टेट लिस्ट का मैटर है और इसको गवर्न करने के लिए प्रिजन एक्ट 1894 बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन होगा ए। अगला बात इसमें देख लीजिए जो आपका पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किस देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है? Which of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of a country? यह आवश्यक कानून बनाने के लिए एक उद्देश्य निर्धारित करता है। It determines the objectives for making of necessary laws। यह राजनीतिक पदों और सरकारों का निर्माण को सक्षम बनाता है। It enables the creation of political offices in a government। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। It defines and limits the powers of the government। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए इसमें यह पूछा जा रहा है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यह नहीं पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का मुख्य उद्देश्य या अमेरिका के संविधान का मुख्य उद्देश्य, ये जनरल संविधान के मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है। तो जनरल अगर आप देखिएगा तो अगर कोई देश सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वहां पे सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा का कोई बहुत ज्यादा अवधारणा नहीं होगा। कैपिटलिस्ट कंट्री में सोशल सिक्योरिटी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जनरल अगर आप देखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि ये भी एक उद्देश्य हो सकता है समाजवादी देशों में, लेकिन अगर संविधान का सही अगर आप परिभाषा देखिएगा, जो जनरल डेफिनेशन है, तो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, कैपिटलिस्ट है कि सोशलिस्ट है कि डिक्टेटरशिप है कंट्री, कि मोनार्कियल स्टेट है, किस तरह का स्टेट है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। एकदम जो संविधान का मुख्य मंशा है उसको एक शब्द में संविधान के लक्ष्य को समझाया जाता है संविधानवाद में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और संविधानवाद का मुख्य मंशा ही होता है कि सरकार के जितने भी
अंग हैं सरकार के, जितने भी उसमें अव्यय हैं, सबों की शक्तियां सीमित होगी, कोई असीमित शक्ति के साथ आपका नहीं होगा। ये ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है। फिर अगला देख लेते हैं, इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज इन गवर्नमेंट। ये राजनीतिक पदों और सरकार का निर्माण को सक्षम बनाता, ये पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। ये भी एक ऑप्शन आपका सही हो सकता है। डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, आवश्यक कानून बनाने के लिए उद्देश्य निर्धारित करता है, ये भी एक आपका लक्ष्य हो सकता है संविधान का। लेकिन जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है संविधान का वो यही है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता और सीमित करता है। डिफाइंस द लिमिट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि संविधान का जो असली मंशा है वो उसके एक आदर्श में छुपा हुआ है। वो आदर्श है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और संविधानवाद स्पष्ट रूप से कहता है कि संविधान की अंतर्गत जितनी भी आपके अव्यय होंगे, जितने भी घटक होंगे, जितने भी आपके प्राधिकार होंगे, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सबकी शक्तियां सीमित होंगी। तो संविधान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? वो जितने भी अंग हैं संविधान के, उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है और उनको सीमित करता है। डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऑप्शन सी होगा। अगला देख लीजिए, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को दूर करने के लिए अधिनियमित माना गया है, अधिनियमित किया गया माना गया है? पहला संविधान संशोधन 42वां, 44वां और 46वां। अब देखिए, पहला जो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। 46वां संविधान संशोधन तो आपको मालूम है ये 2002 में आया है और ये शिक्षा का अधिकार दे रहा है, राइट टू एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। 44वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में जो गलतियां की गई उसको सुधार करने के लिए बनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन को हम छोटा संविधान भी बोलते हैं और इसमें केवल मौलिक अधिकार से संबंधित परिवर्तन नहीं हुए हैं। संविधान के जितने भी अंग हैं सबके संदर्भ में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया। संसद की अवधि को 5 साल से 6 साल कर दिया गया, लोकसभा की अवधि को 5 साल से 6 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायपालिका के पुनर्विचार से हटा दिया गया। तो आपके न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दी गई। मौलिक अधिकारों का इसमें पूर्ण रूप से क्या किया जा सकता था, आपके अतिक्रमण किया जा सकता, तो सारी बातें इसमें देखने को मिली। तो 42वें संविधान संशोधन को सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन आया। पहला जो संविधान संशोधन है ये आपके माना जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार से निर्वचन था उसको समाप्त करने के लिए ले आया गया था। ये मेजर केस आपका आया था चंपकम दोराईराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो गवर्नमेंट ऑर्डर आपका था 1930 का, जिसके अंदर सरकारी आदेश था जिसके अंतर्गत मद्रास स्टेट कास्ट के बेसिस पे आरक्षण दे रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के आधार पे आप आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए पहला संविधान संशोधन आपका ले आया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और इसी से आपके अनुच्छेद 15(4) को संविधान में जोड़ा गया, 15(4) जोड़ा गया। इसी से आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 31A भी जोड़ा गया, 31B भी जोड़ा गया और इसी से आप देख सकते हैं अनुसूची 9 भी जोड़ा गया। तो अनुसूची 9 भी इसी से जोड़ा जा रहा है, शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब हो रहा है किसके अंतर्गत? ये सब हो रहा है संविधान के पहले संशोधन से। और ये क्यों हो रहा है? ताकि हम अपने मौलिक अधिकार के ऊपर जो सीमाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनको किसी तरह से कम किया जा सके। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका इसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं थी
उसको समाप्त करने के लिए सारा काम आपका किया गया है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। इसमें से आपको संवैधानिक निकाय के बारे में देखना है कि कौन से संवैधानिक निकाय हैं, कौन से संवैधानिक निकाय नहीं हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो जो संवैधानिक निकाय आपके बताए गए हैं उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय विधिक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये अगर आप देखेगा तो ये नया संविधान में जोड़ा गया संस्था है 338B, और इसी के संदर्भ में एक आर्टिकल और जोड़ा गया है 342A, जो आपको संवैधानिक दर्जा इनको प्रदान कर रहा है 102वें संविधान संशोधन से, फिर बाद में 105वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा जाता है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या नेशनल कमीशन फॉर SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, बात एक ही है, इसको 338B में जगह दिया गया है। बाकी ये जो तीनों संस्थाएं हैं ये सांविधिक संस्थाएं हैं, ये पार्लियामेंट बाय लॉ क्रिएट किए गए हैं। तो ऑप्शन होगा केवल एक। अगला देख लीजिए इसमें, Consider the following statement. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him / her in the performance of duties of his / her office of President before the date of decision become invalid. इसमें यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द घोषित कर दिया जाता है तो निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए सभी कार्य अमान्य होंगे। दूसरा, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित किए जा सकते हैं कि कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई हैं और अभी चुनाव होना बाकी है। तीसरा, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट विद इन विच ही शी हैज टू डिक्लेयर हिज / हर असेंट। जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान समय सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उसने अपनी सहमति घोषित करनी होती है। अब देखिए, अगर तीन स्टेटमेंट आप देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है और उसके बाद उनके चुनाव को शून्य अमान्य घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद भी उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों को शून्य और अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा कि अगर निर्वाचन मंडल में किसी राज्य के विधेयक भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्शंस वहां पे होने हैं या वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव को आप रोक नहीं सकते हैं इस कारणवश कि किसी स्टेट में इलेक्शंस अभी होने बाकी हैं, वहां के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, इस आधार पे आप राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं रोक सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका भी गलत आपका है, जो आप देख सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, संविधान बताया है कि कितने समय में राष्ट्रपति को सहमति देना है, ऐसा कोई आपका संविधान में प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति को 111 में विधेयक भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति कितना भी समय उसमें ले सकते हैं, पॉकेट वीटो लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं कुछ मामलों में, और किसी बिल को वापस भेज सकते हैं निश्चित समय के अंदर, सस्पेंसिव वीटो। लेकिन वो निश्चित समय क्या है वो कुछ भी नहीं संविधान में बताया गया। ज्ञानी जैल सिंह ने जो पोस्ट ऑफिस बिल था उसको लगभग 3 साल अपने पास सुरक्षित रखा अपने कार्यकाल तक। दोबारा दूसरे जब राष्ट्रपति आए तो उन्होंने वापस उस बिल को संसद में भेजा था, लगभग 3 साल तक। तो ऐसा आप देखने को मिल रहा है कि कोई समय सीमा आपकी नहीं बताई गई है। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था जिसमें उसने समय सीमा निर्धारित किया था राज्य विधेयक के संदर्भ में, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को खुद खारिज कर दिया। संवैधानिक पीठ ने कहा कि हम राज्यपाल या राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगला बात आप देखिएगा तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर हमने जो कई जगहों पे देखा तो उन सब जगहों पे आंसर कुछ अलग दिए जा रहे हैं, और जहां तक मुझे आपका समझ है, मुझे लगता है कि जो और जगहों पे आंसर दिए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो आप लोग एक बार खुद इसका मूल्यांकन कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं क्या इसका होगा। पहला आपका पॉइंट है जो दिया जा रहा है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स द फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। जब भी लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, लोकसभा वित्त विधेयक राज्यसभा को भेजती है, तो विधेयक में संशोधन या अस्वीकृत कर सकती है। When the Lok Sabha transmits the money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. जब लोकसभा धन विधेयक राज्यसभा को भेजती है तो वह विधेयक में संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें कर सकती है। In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill. लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट ये कह रहा है, इसको पहले समझते हैं हम लोग, फिर आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि वित्त विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है, क्या आपका कंसेप्ट है। देखिए फाइनेंस बिल का कंसेप्ट दिया गया है आर्टिकल 117 में, और फाइनेंस बिल बताया जाता है तीन प्रकार के। एक फाइनेंस बिल है 110, एक फाइनेंस बिल है 117(1), एक फाइनेंस बिल है 117(3). 110 में आप कह सकते हैं कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। वो सारे बातें जो अनुच्छेद 110 में परिभाषित की गई हैं उसी को हम बोलेंगे धन विधेयक। मतलब भारत के संचित निधि में धन को निकालना, धन को जमा करना, टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना, टैक्स को निश्चित करना, सरकार द्वारा उधारी लेना, कोई जो एक्सपेंडिचर है उसको चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय बताना, ये सब कुछ आपके डेफिनेशन है मनी बिल के रिलेशन में। 117 में बोला गया है कि धन विधेयक के साथ साथ कुछ और बातें अगर जुड़ती हैं, समथिंग एल्स अगर जुड़ता है तो हम उसको मानेंगे कि वो धन विधेयक है। समथिंग एल्स अगर जुड़ता है तो हम उसको धन विधेयक मानेंगे। दूसरा ये भी आपका है 117(3) में कि 110 समथिंग एल्स, कुछ मामलों के अंतर्गत 110 की जो बातें दी गई हैं, अगर उनको छोड़ के कुछ धन निकाला जा रहा है भारत के संचित निधि से तो वो फाइनेंस बिल 2 टाइप होगा। ये फाइनेंस बिल 1 टाइप है, ये फाइनेंस बिल 2 टाइप है। लेकिन इन दोनों के अंतर्गत आप देख सकते हैं, देखिए फाइनेंस बिल 1 टाइप क्या है, जो 110 में बातें की गई हैं कि उधारी लेंगे, भारत के संचित निधि से धन को जमा कर रहे हैं या उससे निकाल रहे हैं, या कोई टैक्स को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, टैक्स का निरसन कर रहे हैं, या कोई भारित व्यय है, या कोई आपके सिंकिंग फंड बनाया जा रहा है, कोई मोचन भार है, ऐसे कुछ बातें अगर आपकी हैं तो वो धन विधेयक में आएगा। अब 117(1) में क्या बोला गया है, ये सब चीजें तो होंगी, कुछ और बातें भी होंगी। जैसे आपने विश्व बैंक से उधार लिया, भारत के संचित निधि को गिरवी रख के, और उसका स्पेसिफिक फंक्शन बता दिया कि हम भारत में शिक्षा के लिए ही केवल इस धन को खर्च करेंगे। तो आपने उधारी ली, उधारी लेने के साथ उसका विशेष कर्तव्य बता दिया, उस धन का विशेष लक्ष्य बता दिया कि केवल और केवल शिक्षा के लिए करेंगे। ऐसी जो उधारी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वित्त विधेयक एक प्रकार का। जो चुनाव आयोग के खर्चे हैं वो कहीं 110 में परिभाषित नहीं किए गए हैं। तो आप जब पैसा खर्चा करते हैं चुनाव को करवाने के लिए, वो भी भारत के संचित निधि से ही खर्चा होता है, लेकिन 110 में परिभाषित नहीं है। तो कुछ और खर्चा है जो 110 में परिभाषित नहीं है, उसको हम वित्त विधेयक 2 प्रकार में डालेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये 2 मामलों में धन विधेयक की तरह काम करता है। एक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा चाहिए होती है, और दूसरा केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद ये सारे पर्पज के लिए ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है। इसका मतलब इसमें संशोधन हो सकता है राज्यसभा के द्वारा, इसको राज्यसभा रिपील कर सकता है, इसको रिजेक्ट कर सकता है,
इसमें संयुक्त बैठक भी हो सकता है। और इसमें भी यही बात है, केवल एक ही कंडीशन है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा चाहिए, बाकी इसमें भी संशोधन हो सकता है, इसमें भी राज्यसभा खारिज कर सकता है और इसमें भी राज्यसभा संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग आपका बुला सकता है। तो ये बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बातें आपको बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है वो क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स द फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो एकदम बात अगर आप 117 की करिएगा, इसमें 100 आर्टिकल 117 की अगर आप बात करिएगा यहाँ पे, तो ये फाइनेंस बिल अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकता है और इसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जो 110 में मनी बिल या बजट के रूप में 112 में प्रस्तुत किया जाता है संसद में, तब ये राज्यसभा इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसमें जहां तक मेरी समझ है उसमें 117 की ही बात की जा रही है, और अगर राज्यसभा में भेजा जाता है धन वित्त विधेयक को लोकसभा के द्वारा, तो लोकसभा इसमें संशोधन कर सकता है, इसको खारिज कर सकता है। When the Lok Sabha transmits the money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject, it can make only recommendations। ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में केवल आपका निवेदन कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता, सिफारिश कर सकता है। In case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill। अब देखिए इसमें फिर शब्दों का खेल है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि संयुक्त बैठक अनिवार्य हो जाता है वित्त विधेयक में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाता है। आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति चाहेगा तो करवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करवाएगा। डिसएग्रीमेंट है फाइनेंस बिल में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल ज्वाइंट सिटिंग और कैन नॉट कॉल ज्वाइंट सिटिंग। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स द बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। अगला बात आप देख लीजिए, 9th क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णयों में यह माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता शब्द को परिभाषित करता है। अब देखिए स्टेटमेंट पहला तो सही है, आरक्षण हमारे देश में बड़े सारे आपके आर्टिकल्स के द्वारा आता है। जैसे आप देखिएगा 15(4) शिक्षा में आरक्षण की बात की जा रही है, 16(4) सरकारी नियोजन में आरक्षण की बात की जा रही है, आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण आपका प्रदान कर सकता है, ये भी न्यू बनता है, और 335 आर्टिकल है, ये भी न्यू बनता है हमारे देश में आरक्षण के लिए। सरकारी नियोजन में आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन की दक्षता बनाए रखनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भारत का संविधान 335 जो है अनुच्छेद इसका, ये दक्षता को परिभाषित करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में एफिशिएंसी को डिफाइन नहीं किया गया। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, स्टेबल गवर्नमेंट, गवर्नेंस रिफॉर्म, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। ये हॉरिजॉन्टल टैक्स रिवॉल्यूशन को 15वें वित्त आयोग ने किन किन मानदंडों को महत्व दिया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सांख्यिकीय परिवर्तन, वन और परिस्थिति, शासन सुधार, स्थिर सरकार और राजकोषीय प्रयास। तो देखिए 14वें और 15वें वित्त आयोग में अंतर था। 14वें वित्त आयोग ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, सांख्यिकीय प्रदर्शन पे कोई बल नहीं दिया, उसने सेंसस पे बल्कि बल दिया, जनसंख्या पे बल दिया। 1971 के जनसंख्या और 2001 की जनसंख्या को बल दिया। शासन सुधार पे किसी ने बल नहीं दिया है, फर्स्ट वाले ने भी, और मतलब 14वें ने भी और 15वें ने भी किसी ने बल नहीं दिया।
स्थायी सरकार पे भी किसी ने बल नहीं दिया है। वन और वानिकी, तो 14वें वित्त आयोग ने वन क्षेत्र कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उस पर बल दिया। और 15वें वित्त आयोग ने इसमें सुधार करते हुए वन के साथ वानिकी, मतलब आप फॉरेस्ट के साथ उसके वातावरण के संरक्षण में भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, उस पर बल दिया है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। 14वें वित्त आयोग ने कर और आपके राजकोषीय प्रयास के लिए कोई भी आपका फैसला नहीं लिया, कोई भी बल नहीं दिया। इस वजह से 14वें वित्त आयोग के दौरान राज्यों ने खूब सारी टैक्स की मनमानी की और खूब सारे पैसे खर्च किए और फार्म लोन वेबर खूब सारे आपके दिए। 15वें वित्त आयोग ने बल दिया है कि जो भी राज्य आपके टैक्स एफर्ट में राजकोषीय घाटा को कम करने में प्रयास करेगा, उसको हम पैसा अनुदान ज्यादा देंगे। पे आपके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आपका है जो एक आधार है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एक आधार है, टैक्स और फिजिकल एफर्ट एक आधार है। 3 बातों पे आपका बल दिया गया है। तो यहाँ पे 3 आपके होंगे आधार। जैसे आप देख सकते हैं चार्ट 14वें और 15वें वित्त आयोग का। 14वें वित्त आयोग ने आय की दूरी, इनकम डिस्टेंस में 14वें वित्त आयोग ने 50% बल दिया है, 15वें वित्त आयोग ने 45%। आय की दूरी का मतलब जो 3 सबसे अमीर राज्य हैं, जैसे मान लीजिए गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो इन तीनों का एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद जिस राज्य से कंपेयर किया जा रहा है उस राज्य की आपके जीडीपी क्या है, उससे इनकी दूरी कितनी है, उससे समझने का प्रयास किया जाएगा और धन आवंटन किया जाएगा। 14वें वित्त आयोग ने 1971 की जनसंख्या को 17.5% बल दिया। 15वें वित्त आयोग ने एकदम बल नहीं दिया इस मामले में। 14वें वित्त आयोग ने 2011 की जनसंख्या को 10% बल दिया। 15वें वित्त आयोग ने 15% बल दिया। 14वें वित्त आयोग ने क्षेत्रफल को 15% बल दिया है, 15वें वित्त आयोग ने 15% सेम रखा है। 14वें वित्त आयोग ने वन क्षेत्र को 7.5% बल दिया। 15वें वित्त आयोग ने इसमें कोई बल नहीं दिया है, बल्कि इसने किसको महत्व दिया है, वन और वानिकी को 10% महत्व दिया। तो 7.5% से लगभग 10% ये बढ़ा है। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जनसांख्यिकीय जो आपके सुधार हो रहे हैं, उसमें 14वें वित्त आयोग ने कोई महत्व नहीं दिया। 15वें वित्त आयोग ने 12.5% महत्व दिया कि आपकी लिटरेसी रेट सुधर रही है, मैटरनिटल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है कि नहीं, लोग साक्षर हो रहे हैं, लोगों की शिक्षा बढ़ रही है, लोगों की कौशल बढ़ रही है, इस पे ध्यान दीजिए तो आपको बल दिया जाएगा। 14वें वित्त आयोग ने कर सुधार में कोई बल नहीं प्रदान किया। 15वें वित्त आयोग ने 2.5% का बल आपका दिया है। तो यही सवाल आपका पूछा जा रहा है। इसमें 3 फैक्टर्स दिए गए, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, वन और पारिस्थितिकी, और कर और राजकोषीय प्रयास को बल दिया गया है। अगला सवाल देखिए, विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रोल ऑफ द होम गार्ड्स is to serve as an auxiliary force for the police in the maintenance of internal security. होम गार्ड केंद्र सरकार के होम गार्ड अधिनियम के और नियमों के तहत गठित किए जाते हैं। होम गार्ड्स की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में कार्य करना है। तीसरा, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरियाज, बॉर्डर विंग, होम गार्ड बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन गठित की जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो दिया जा रहा है वो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि होम गार्ड को होम गार्ड एक्ट के अंदर जो बनाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये जनसंख्या के किसी भी मतलब हर वर्ग से लोग इसमें आ सकते हैं, हर जीवन के क्षेत्र से लोग इसमें आ सकते हैं, जो अपना समय इसमें दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही नहीं है। ये केंद्र सरकार के दिशा निर्देश या केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत नियम के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि राज्य सरकारों के नियम के अंदर आते हैं। रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स। होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायक बल के रूप में कार्य करता है। एकदम सही स्टेटमेंट आपका है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने बॉर्डर विंग होम गार्ड
बटालियन गठित किया है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, दो स्टेटमेंट सही है आपके। थर्ड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये बात आप देख सकते हैं। यहाँ पे राज्यों ने किस लिए बनाया है? एयर रेड के लिए, फायर कंट्रोल के लिए, साइक्लोन के लिए, भूकंप के लिए, कोई महामारी फैल गई है तो इस सब चीजों के लिए समुदाय को मदद करने के लिए होमगार्ड के कंसेप्ट को बनाया गया है। 15 बॉर्डर विंग होमगार्ड हैं, बटालियंस बनाए गए हैं बॉर्डर एरियाज में। पंजाब में 6 बटालियन है, राजस्थान में 4 हैं, गुजरात में 2 हैं, एक मेघालय में, एक त्रिपुरा में, एक वेस्ट बंगाल में है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सहायक के रूप में आपके काम करते हैं और घुसपैठ को रोकने का मदद आपके करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एक्शन, जो आपके अधिनियम है, कार्रवाई जिस अधिनियम के तहत शामिल है। अनऑथराइजिंग वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, पुलिस या सैन्य वर्दी का अनधिकृत पहनना, ये किसके अंदर आएगा? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties, पुलिस या सैन्य वर्दी का अनधिकृत पहनना, जानबूझकर पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी को गुमराह करना या उनके कर्तव्यों में हस्तक्षेप करना, ये किसके अंदर आएगा? इसने दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। सेलिब्रेटली गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, जश्न में गोलीबारी जो दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, ये आर्म्स एक्ट 2019 के अंदर आएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा किसके अंदर आएगा। अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, पुलिस या सैन्य वर्दी का अनधिकृत पहनना, ये आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका जो दिया जा रहा है कि जानबूझकर पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करना या सैन्य अधिकारियों को गुमराह करना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं आएगा, ये अगेन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ही आएगा। ये भारतीय जो आपके गोपनीयता अधिनियम है उसी के अंदर आएगा, 1923 के अंदर। ये स्टेटमेंट आपका सही है कि आप क्या कर रहे हैं? जश्न में गोलीबारी कर रहे हैं जिससे कि दूसरे को क्षति पहुंच गई, दूसरे के सुरक्षा का नुकसान हो गया। तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट आपका गलत है। ये भी भारतीय गोपनीयता अधिनियम का ही अभिन्न अंग आप देख सकते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं। इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ही पार्ट है जिसमें ये बोला जाता है कि आप किसी भी अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को, ऐसा अधिकारी को गुमराह नहीं करिए, उनके कर्तव्यों को करने से रोकिए मत। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंध में भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट 1, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm into 400 mm। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक आकारों में से एक 600 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर है। दूसरा, रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 होना चाहिए। तो ये अगर आप देखिएगा इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है। फ्लैग कोड एक्ट के अनुसार अगर आप बात करिएगा तो जो अनुपात है वो तो सही है कि जो भी आपके ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो सही है। द आपके रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2, ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। फ्लैग कोड एक्ट के अनुसार अगर आप देखिएगा तो जो डायमेंशन अलाउ किया जाता है झंडे को बनाने के लिए वो 6300 mm से 4200 mm, 3600 mm से 2400 mm, 2700 mm से 1800 mm और 1350 से 900 mm, 900 से 600 mm, 450 × 300 mm, ये आपका है 225 × 150 mm, 150 × 100 mm। तो ये आपका है जो फ्लैग कोड के अनुसार है। इसमें कहीं पे 600 × 400 नहीं है। यहाँ पे जो आपका बताया गया है वो दो करीबी हैं जिसके मध्य ये आपका रखा गया है 600 × 400। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। हालांकि अनुपात इसमें भी ठीक है
लेकिन जो डायमेंशन बताया गया वो गलत है। 900 गुणे 600 होगा या 450 गुणे 300 आपका होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। अगला सवाल देखा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीज। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दूसरा, ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया ताकि भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर। देखिए एकदम आसान सा सवाल है, इसमें बुद्धि लगाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें यह बोला जा रहा है कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। अब हमें ये तो मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को एक महत्वपूर्ण काम आपके लाहौर सेशन में किया गया था, रावी नदी के तट पे, जिसमें डिक्लेयर किया गया था कि आज से हम अपने आप को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेजर पॉइंट आपका है, जो यहाँ पे मेजर आपका कंसेप्ट है, वो देख सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये जो बोल रहा है कि संविधान के जो प्रारूप का मसौदा, ड्राफ्ट जो आपका कहा जाएगा, एक तरह से कमिटी, ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी, मसौदा समिति का गठन किया गया था 26 नवंबर को, ये गलत है। ये तैयार हुआ था आपके 29 अगस्त 1947 को। तो एक्चुअली में जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ना कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें एक स्टेटमेंट सही है, कथन एक सही है, लेकिन कथन दो गलत है। अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. According to Prevention of Terrorism Act, the confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाह देने से छूट देता है। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के सामने आरोपी का स्वीकार करना सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ये देखिएगा तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 355 में आपका ये बात दिया गया है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आर्टिकल 22 आपका है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है, स्टेट को एग्जेम्प्ट करता है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में गिरफ्तार किया गया तो उसको वो सहायता प्रदान, लीगल काउंसिल आपका प्रदान करने से उसको छूट देता है। ये जो आपका था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, इसके अंदर पुलिस के सामने अगर कोई चीज आप कबूल लेते थे तो ये आपके सबूत के रूप में माना जाता था। और ये भी किसके सामने? उच्च अधिकारियों के सामने, एसपी के सामने अगर आपने कोई बातें कबूल कर लिया तो उसको साक्ष्य के रूप में आपका माना जाता था। हालांकि 2004 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को आपका रिपील कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि अगर पुलिस के सामने, वो भी उच्च अधिकारी के सामने अगर आप कोई अभिव्यक्ति करते हैं तो उसको हर हाल में सबूत के रूप में माना जाता था। तो ये स्टेटमेंट आपका एक तरह से देखिए गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ये बात आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर्स nominated to either house of parliament or the legislative assemblies of the state are also eligible to be included in the electoral college.
संसद के दोनों सदनों या राज्यों के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचन मंडल में शामिल होने के लिए योग्य हैं। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। चुनावी सभा सीटों की संख्या अधिक होने पर उस राज्य के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अधिक होता है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य केरल के विधायक के मत के मूल्य के अधिक है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मत के मूल्य से अधिक है, क्योंकि पुडुचेरी की कुल जनसंख्या और चुनावी सीटों की कुल संख्या का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? अब देखिएगा, अगर एनालिसिस को आप पढ़ते हैं तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा, अगर आप देखिएगा, पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में, जो कि अनुच्छेद 54 और 55 में आपका दिया गया है, उसमें एक निर्वाचन मंडल गठन किया जाता है और उसमें केवल और केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भागीदारी करते हैं। और 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य आपके भागीदारी करेंगे और अब जम्मू कश्मीर के भी निर्वाचित सदस्य भागीदारी कर सकते हैं। अब क्योंकि राज्य विधानसभा में और लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो आप लोकसभा के सदस्य भी लिखिएगा तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि अब जितने भी लोकसभा में या राज्य विधानसभा में सदस्य हैं, सारे के सारे निर्वाचित हैं। एक आंग्ल भारतीय राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता था, 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता था। 104वें संविधान संशोधन से बातें समाप्त कर दी गई हैं, तो लोकसभा में भी जितने भी सदस्य हैं सब निर्वाचित हैं और विधानसभा में भी जितने सदस्य हैं सब निर्वाचित हैं। हालांकि राज्यसभा में अभी भी 12 लोगों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए या मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ एसएलए, बात वही रहेगी। और 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल होगा। तो ये आपके भागीदारी करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली स्टेट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। ये अनिवार्य नहीं है। अगर विधायकों की संख्या ज्यादा है तो वहां पे विधायकों के मत का मूल्य भी ज्यादा होगा, ये अनिवार्य नहीं है। विधायकों की संख्या ज्यादा है, हो सकता है कि वहां पे उनके जो मत का मूल्य है वो कम हो। जैसे इसका एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश ही देख रहे हैं, केरला के मुकाबले उनके विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन उनके मत का मूल्य केरला के मुकाबले कम है। ये जनसंख्या घनत्व पे निर्भर करता है। तो द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। केरला के जो आपके एमएलए हैं उनके मत का मूल्य मध्य प्रदेश के एमएलए के मत के मूल्य से ज्यादा है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये सही है, क्योंकि पुडुचेरी की जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से आपके ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके यहाँ पे जो विधायकों के मत का मूल्य है वो ज्यादा है। इसमें केवल एक स्टेटमेंट ही सही है, चौथा स्टेटमेंट, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत था? बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस डाटा, वैल्यू ऑफ वोट of each MLA in Kerala is 152, which is higher than the vote value of each MLA in Madhya Pradesh, which is 131। तो ये बात आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विदिन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाले सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई जिला है और सबसे छोटा ब्लॉक में गांव का समूह है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। अनुसूचित
संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपना होता है। तो इसमें देखिएगा पहला स्टेटमेंट आपका सही है, जिसमें राष्ट्रपति के आदेश से ही किसी राज्य के विशिष्ट क्षेत्र को अनुसूची 5 में रखा जाएगा, राष्ट्रपति ही उस क्षेत्र की उद्घोषणा करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा तो ये सही है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र का सबसे बड़ा जो इकाई है, प्रशासनिक इकाई है, वो जिला होगा और सबसे छोटा इलाका गांव का समूह होगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री नहीं इसको रिपोर्ट को सौंपते हैं, बल्कि ये जो रिपोर्ट आपका सौंपा जाता है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, बल्कि ये सौंपा जाता है गवर्नर्स के द्वारा, और ये होम मिनिस्टर को नहीं सौंपा जाता, ये सौंपा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपा जाता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये बात आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट आपके वीडियो में अगेन हम लोग 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स टू ऑल।